So, good morning, everyone. I'm Dindal. Today, I'm going to tell about cultivation of peas. आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है कि अ, मटर की क्रॉप्स को कल्टीवेशन कैसे किया जाता है, उपजाऊ कैसे करते हैं। इसमें कौन कौन से फैक्टर्स है जो इम्पोर्टेंट है जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पे कंटेंट है जिसके बारे में हम इसमें आगे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन, उसके बाद है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट, एरिया डिस्ट्रीब्यूशन, सॉइल एंड क्लाइमेट रिक्वायरमेंट, लैंड प्रिपरेशन, वेराइटीज एंड सोइंग टाइम, सीड रेट एंड स्पेसिंग, फर्टिलाइजर, इरिगेशन एंड वीड मैनेजमेंट। इसके बाद हम बात करेंगे इंसेक्ट्स, डिजीज एंड देयर मैनेजमेंट, एंड लास्ट में बात करेंगे सबसे हार्वेस्टिंग और यील्ड, इसकी क्या उपज है और हम इसकी हार्वेस्टिंग कब कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि इसकी जो बोटनिकल नेम है, जो पी का बोटनिकल नेम है वो है पैसियम सटाइवम। और ये जो फैमिली से बिलोंग करती है वो फैमिली है फैबेसिए, और इसका दूसरा नाम लेग्यूमिनेसिए भी होता है। तो हमने यहाँ पे फैबेसिए यूज किया गया है। इसकी जो ओरिजिन है, जो इसकी नेटिव पैलेस है, जहाँ पे सबसे पहले इसकी ग्रो कराया गया था वो कहाँ पे, साउथ वेस्ट एशिया में किया गया था। और इसकी क्रोमोसोम नंबर जो है वो 2n = 14 है। जो पी है वो मेन क्रॉप है, रबी सीजन के मेन क्रॉप्स है बिहार में। जो पल्सेस क्रॉप है उसमें भी गिनती होते हैं, और जो पी है उसका यूज हम एज अ वेजिटेबल और पल्स क्रॉप भी करते हैं। अब हम देखते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट, इसकी क्या क्या, ये कैसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो इसमें क्या होता है कि इट इज द रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, अमीनो एसिड्स एंड शुगर। इसमें क्या होता है कि हाई मात्रा में प्रोटीन होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं और शुगर होते हैं। और इसके बाद है कि ग्रीन पीज स्ट्रॉ इज गुड सोर्स फॉर द न्यूट्रिशनल फॉडर फॉर लाइव स्टॉक। जो ग्रीन पीज के स्ट्रॉ होते हैं, जो स्ट्रॉ होता है वो किसके लिए, जो लाइव स्टॉक है, जो हम पशु पालते हैं उसके लिए, उसके चारा के लिए न्यूट्रिशनल आता है, अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें, इसीलिए इसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि डाइजेस्टेबल प्रोटीन हाई अमाउंट में होता है, इट इज द हाई परसेंटेज ऑफ डाइजेस्टेबल प्रोटीन। ये क्या करता है कि इट में इम्प्रूव द ब्लड शुगर, और ये क्या करते हैं कि जो डाइजेस्टिव हेल्थ है उसमें भी मदद करते हैं। अब हम बात करते हैं एरिया डिस्ट्रीब्यूशन की। एरिया डिस्ट्रीब्यूशन में जो इंडिया है, इंडिया में डिफरेंट स्टेट में ग्रो होता है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश है वो लीडिंग स्टेट है। उत्तर प्रदेश इज अ लीडिंग स्टेट इन इंडिया, यानी कि इंडिया में सबसे ज्यादा पी का, मटर का कल्टीवेशन उत्तर प्रदेश में होता है। अगर हम बात करें वर्ल्ड की, तो चाइना जो है वो क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द पी है इन द वर्ल्ड। अब इंडिया में किस किस स्टेट में ग्रो होता है, तो इंडिया में यूपी, कर्नाटका, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, पंजाब, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और बिहार में। अगर हम बात करें स्पेशली बिहार की, तो बिहार में टोटल कितना लैंड यूज होता है कल्टीवेशन के लिए, 17,850 हेक्टेयर लैंड यूज होता है। और जो कि टोटल प्रोडक्शन कितना देता है, टोटल प्रोडक्शन देता है 18,414.20 मिलियन टन। ये इसलिए हमने यहाँ पे बिहार के बारे में बात किया गया है, क्योंकि बिहार बोर्ड में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो पी का कल्टीवेशन है उसमें कितना लैंड यूज होता है और एनुअल प्रोडक्शन कितना होता है। अब बात करते हैं हम सॉइल और क्लाइमेट की। सॉइल और क्लाइमेट इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि कोई भी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए उसकी एक प्रॉपर सॉइल जरूरी होता है और एक प्रॉपर टेम्परेचर की जरूरी होती है। तो जो सॉइल है वो सैंडी लोमी सॉइल क्या होता है, सुटेबल होता है किसके लिए, पीक कल्टीवेशन के लिए। और ये ग्रो कर सकते हैं, जो इट कैन बी ग्रो ऑन क्ले लोमी सॉइल टू सिल्ट लोमी सॉइल, इसमें भी ग्रो हो सकता है। लेकिन जो पीएच रेंज है वो कितनी होनी चाहिए, पीएच रेंज 6.5 से 7.5 होनी चाहिए। अब हम बात करें अगर टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर कितना जरूरी है, इसकी ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो हम लिख सकते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। बट अगर टेम्परेचर रेंज की बात करें तो 15 से 30 डिग्री सेल्सियस हमें जरूरी होगी, किसके लिए, प्रॉपर वेजिटेशन और प्रॉपर
पॉड पॉड फॉर्मेशन के लिए। जब पॉड फॉर्मेशन होता है तब हमें टेम्परेचर की आवश्यकता ज्यादा होती है, तो उस समय पे अगर 25 से 30 के बीच में हो तो प्रॉपर पॉड फॉर्मेशन होगा, जिससे कि क्या होगी कि हम कह सकते हैं कि जो पी प्लांट्स है उसमें मटर के जो दाने हैं वो अच्छे से फॉर्म हो गया और प्रॉपर मैच्योर हो सकता है। अब हम बात करते हैं लैंड प्रिपरेशन, जो हमारे फील्ड है उसको प्रिपेयर कैसे करेंगे। तो उसकी प्रिपरेशन के लिए क्या है कि इमीडिएट प्लोइंग आफ्टर द हार्वेस्टिंग द प्रीवियस क्रॉप्स। जो हमने पिछला क्रॉप्स लगाया है, जिस फील्ड में हमें पी लगाना है, मटर लगाने हैं, उस फील्ड में जो हम पहले क्रॉप्स लगाए हैं, क्रॉप के हार्वेस्टिंग के बाद, क्रॉप की कटाई के बाद तुरंत हम इसे जुताई करेंगे। और जुताई करने के बाद इसको क्या करेंगे, डीप जुताई करेंगे। और क्या है कि रिमूवल ऑफ द स्टॉक्स स्टॉप्स रॉक्स एंड अदर प्लास्टिक एंड अनवांटेड प्लांट्स। जो हमारे फील्ड में अनवांटेड स्टॉप्स है, जो रॉक्स होते हैं, प्लास्टिक्स होते हैं, उसको क्या करेंगे, फील्ड से रिमूव करेंगे, हटाएंगे और क्लीन करेंगे। इसके बाद है फील्ड शुड बी लेवल्ड विद द हेल्प ऑफ प्लैंकर। जो प्लैंकर है उसके मदद से हमको क्या करना होगा, फील्ड को लेवल करना होगा ड्यूरिंग, क्योंकि इरिगेशन के टाइम हमारे फील्ड में हर एक जगह अच्छे से पानी पहुंच सके और हर एक प्लांट्स को प्रॉपर ग्रो मिल सके। अब हम बात करते हैं वैरायटी की। तो वैरायटी जो है, जो बिहार में मोस्ट पॉपुलर वैरायटीज है, जो कि है रचना, दूसरा अर्पणा, मालवीय मटर और पूसा प्रभात। जो ये सारे वैरायटी है उसकी हार्वेस्टिंग टाइम भी अलग है, क्योंकि हर एक वैरायटी की हार्वेस्टिंग टाइम अलग है और उपज भी अलग है। अगर हम बात करें रचना की, तो ये कितने दिन में फसल तैयार हो जाते हैं, 135 से 140 दिन में। अगर हम बात करें अर्पणा वैरायटी के मटर की, तो ये कितने दिन लेते हैं, 125 से 130 दिन लेते हैं। जो मालवीय मटर और पूसा प्रभात है वो 60 से 70 दिन में तैयार हो जाते हैं। अगर हम इसकी उपज की बात करें तो उपज कितनी होती है, उसकी जो टोटल यील्ड होता है, जो सबसे ज्यादा यील्ड रचना और अर्पणा वैरायटी की है, कितना है, 20 to 25 क्विंटल पर हेक्टेयर है। और मालवीय मटर और पूसा प्रभात की जो यील्ड है वो कितना है, 12 to 15 क्विंटल पर हेक्टेयर। अब हम बात करते हैं सोइंग टाइम की। जो हम इस जो मटर है उसकी बुआई कब कर सकते हैं, उसकी सोइंग कब कर सकते हैं। तो सोइंग टाइम जो है वो मेनली है मिड अक्टूबर से लास्ट नवंबर तक। और सीड रेट, उसके लिए हमें कितने सीड की जरूरी होगी, तो 1 हेक्टेयर में हम 75 से 80 केजी यूज कर सकते हैं। और स्पेसिंग स्पेसिंग इसको कितने चाहिए, जो रो टू रो है, एक रो से दूसरे रो की डिस्टेंस होनी चाहिए कितनी, 30 सेंटीमीटर। और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 10 सेंटीमीटर। अगर हम ये डिस्टेंस फॉलो करते हैं तो हमारे क्रॉप्स को प्रॉपर ग्रो करने की, क्या प्रॉपर ग्रो करने के लिए एक स्पेस मिलेगा और हाई अमाउंट में न्यूट्रिएंट भी मिलेगा, जिससे कि हार्वेस्टिंग के टाइम पे यील्ड भी ज्यादा हम पा सकते हैं। अब बात करते हैं फर्टिलाइजर की। इसके उपज के लिए हमें कितनी फर्टिलाइजर चाहिए होते हैं। जो फर्टिलाइजर है वो हम इसको फर्टिलाइजर को खाद कहते हैं, जैसे लोकल आम बोलचाल की भाषा में। तो नाइट्रोजन, इसमें 3 चीज की जरूरी होती है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये दोनों की सबसे ज्यादा जरूरी होती है। और पोटास की बात करें तो इसे बहुत कम अमाउंट में जरूरी होता है। अगर 1 हेक्टेयर में हम 20 केजी नाइट्रोजन और 40 से 50 केजी पोटास यूज करते हैं, तो मिनिमम 5 केजी, मैक्सिमम 5 केजी हम पोटास यूज कर सकते हैं। अगर फॉस्फोरस 40 to 50 और नाइट्रोजन 20 केजी यूज करते हैं तो। अब बात करते हैं इरिगेशन की। पी कल्टीवेशन के लिए इरिगेशन जरूरी भी हो सकता है और नहीं भी जरूरी हो सकता है। अगर हमारे फील्ड में मॉइस्चर की कमी है तो हम इरिगेशन यूज कर सकते हैं। इरिगेशन हम इसको 2 टाइम्स इरिगेशन दे सकते हैं, 2 बार इसकी सिंचाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। फर्स्ट इसकी इरिगेशन हम कब कर सकते हैं, हर जब हम इसकी सोइंग करते हैं तो सोइंग के 15 से 30 डे के बीच में कर सकते हैं। और सेकेंड हार्वेस्टिंग पॉड फॉर्मेशन के टाइम कर सकते हैं। पॉड फॉर्मेशन या मतलब जब हमारे जो मटर के प्लांट्स है उसमें दाने आने लगेंगे, जब पॉड आने, ग्रेन्स आने लगेंगे, तब हम यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं वीड मैनेजमेंट की। तो वीड मैनेजमेंट हम 2 टाइप से कर सकते हैं, मैनुअल वीडिंग
और केमिकल वीडिंग। अगर मैनुअल वीडिंग की बात करें तो हम मैनुअल वीडिंग विद द हेल्प ऑफ होई के मदद से कर सकते हैं, जिसे हम होई को खुरपा कहते हैं, खुरपा की मदद से कर सकते हैं। अगर उसकी मदद से कंट्रोल नहीं हो रहा है तो हम केमिकल का यूज कर सकते हैं। जो केमिकल कौन सा यूज करेंगे? पेंडीमेथिलिन। जो पेंडीमेथिलिन केमिकल है वो वीड कंट्रोल की यूज कर सकते हैं। अब हम इसकी अमाउंट कितना यूज करेंगे, तो अमाउंट की बात करें तो 2 ग्राम पर लीटर होता है। तो हमें ये याद रखना है कि जो पेंडीमेथिलिन है वो ज्यादातर क्रॉप्स में वीड कंट्रोल की काम करते हैं। तो हमें, क्योंकि पेंडीमेथिलिन एक ऐसा केमिकल है जो ज्यादातर जो क्रॉप्स है उसमें इजिली वीड कंट्रोल कर सकता है। अब बात करते हैं कि मिक्स क्रॉपिंग, जो ये क्रॉप्स है उसके साथ हम कौन कौन से और कौन कौन से क्रॉप्स ग्रो करवा सकते हैं प्रॉपर, अगर हम डिस्टेंस मेंटेन करके ग्रो कराए तो मेज और मस्टर्ड के क्रॉप हम पी क्रॉप्स के साथ ग्रो करवा सकते हैं। अभी तक हमने देखा कि कैसे कल्टीवेशन के लिए कितनी इरिगेशन चाहिए, कितना फर्टिलाइजर, सीड रेट और सोइंग टाइम क्या होनी चाहिए, कौन सी वैरायटी हमें अच्छी उपज दे सकती है। अब हम बात करते हैं इंसेक्ट्स एंड डिजीज के, कौन सा इंसेक्ट इसको ज्यादा अफेक्ट करता है और डिजीज, और हम उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जो बिहार बोर्ड के सिलेबस है उसमें जो जिस इंसेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया गया है वो है पी पॉड बोरर। जो पी पॉड बोरर है उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है इटालिया जिंकोनीलिया। जो जिंकोनीलिया, इटालिया जिंकोनीलिया है जो कि इसकी साइंटिफिक नेम है। और जो इसकी सिम्टम्स है, जो सिम्टम्स में क्या है कि जो लार्वा है वो क्या करता है, जो पॉड्स पे डेवलप होता है। हम यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं जो इंसेक्ट्स का लार्वा है वो पॉड पे डेवलप हो रहा है। उसके बाद क्या करता है कि वो इस पे लार्वा फीड ऑन द पॉड्स एंड लीव्स। ये क्या करता है, जो यंग पॉड होता है, जो मैच्योर पॉड होता है उस पे क्या करता है, उसे फीड करता है, उसे खाता है और क्या करता है, उसको एक सर्कल होल बना देता है। जिससे क्या होता है, जो पॉड्स होता है, जो क्या होता है पूरे वैकेंट हो जाता है, खाली हो जाता है। और क्या होता है कि जो फ्लावर्स और पॉड होता है वो गिरने लगता है, सूखने लगता है। अब हम इसकी कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? अगर हम बात करें इसके मैनेजमेंट को, तो मैनेजमेंट के लिए, इस इंसेक्ट्स के कंट्रोल के लिए हम केमिकल का यूज कर सकते हैं। वो केमिकल कौन सा है? कार्बाइल है। कार्बाइल कितना यूज करेंगे? 1 ग्राम पर लीटर ऑफ द वाटर और डाइमेथोड, ये दोनों मिक्स करके अगर हम अपने फील्ड में स्प्रे करते हैं, 2 से 3 वीक के अंतराल पे अगर स्प्रे करते हैं तो हम इस इंसेक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे कि जो हमारे फील्ड में पॉड्स होंगे, जो क्रॉप्स होंगे वो बच सकता है। अब हम बात करते हैं डिजीज का और इसके कंट्रोल कैसे करेंगे। जो डिजीज है वो कौन सा है? पाउडरी मिल्ड्यू। जो पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज है उसके जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है, ये किस ऑर्गेनिज्म से कॉज करता है? जो कॉजल ऑर्गेनिज्म अ, इसके लिए जिम्मेवार है वो कौन सा है? इडिस्पी पॉलीगेनी। जो इडिस्पी पॉलीगेनी है वो क्या है? कॉजल ऑर्गेनिज्म है। अब अगर हम बात करें सिम्टम्स की, इसके सिम्टम्स मतलब या इसके लक्षण हम कैसे पता करेंगे कि जो हमारे पॉट्स के पी के क्रॉप्स है उसमें पॉडरी मिल्ड्यू डिजीज हो गया? नाम से ही पता चलता है पॉडरी मिल्ड्यू, मतलब कि पाउडर फॉर्म में जो स्मॉल स्मॉल उस पे जो डॉट्स पड़ जाते हैं व्हाइट पाउडर कलर के, उसे हम पाउडरी मिल्ड्यू करते हैं। तो इसमें हम सिम्टम्स में देख सकते हैं कि इन दिस डिजीज वेलोइस और व्हाइट कलर आर एपियर ऑन द अपर साइड ऑफ द लीव्स। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वेलोइस व्हाइट कलर के जो स्पोर्ट्स इस पे कैसे एपियर हो गया है लीव्स पे, हम यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं। व्हाइट कलर फंगस आर एपियर ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। जो व्हाइट कलर का जो फंगस होगा जो हमारे पी के क्रॉप्स है उसके लीव्स पे क्या होगा? अपियर हो जाते हैं। अब उसकी कंट्रोल के लिए हमें क्या करना होगा? केमिकल का यूज करना होगा। और जो सल्फर है, सोल्यूबल सल्फर को स्प्रे कर सकते हैं @3 ग्राम। और अगर हम केमिकल की बात करें तो कौन सा केमिकल हम इसके लिए यूज कर सकते हैं, तो मैंकोजैब जो है वो @2 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर यूज कर सकते हैं। इसको हमें 2 से 3 बार यूज करना है, जिससे कि हम इस इंसेक्ट को, इस डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं।
अब हार्वेस्टिंग की बात करते हैं। तो हार्वेस्टिंग जो जनरली जो हम लोकल वैरायटीज यूज करते हैं, वह 60 to 70 डे में रेडी हो जाते हैं हार्वेस्टिंग के लिए। तो जनरली जो है, अगर हम स्पेशल जैसे कि रचना है, रचना वैरायटी है, वो 130 से 135 डेज लेते हैं। जो अर्पणा है वो 125 to 130 डेज लेते हैं हार्वेस्टिंग के लिए। लेकिन जो नॉर्मल है, पूसा प्रभात है, वो 60 से 70 डे में रेडी हो जाते हैं हार्वेस्टिंग के लिए। और एवरेज यील्ड की बात करें, जो अगर एवरेज यील्ड है वो कितना है, एवरेज उपज कितना हो सकता है, तो 12 to 15 क्विंटल पर हेक्टेयर, ये इतना यूज कर, इतना उपज दे सकता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो पी का कल्टीवेशन है, इसमें हमें क्या क्या चीज, क्या क्या, किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए जिससे कि हमारे क्रॉप्स प्रॉपर ग्रो हो सके। जिसमें हमने देखा कि कौन से सीजन में इसके लिए सुटेबल है, कितनी यील्ड चाहिए, कौन से वैरायटी यूज करनी चाहिए, कितना इसमें इरिगेशन चाहिए होता है, इसके इंसेक्ट्स कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारे किसके बारे में था, ये सारे हमने देखा है इंसेक्ट्स और इसके कंट्रोल कैसे हम कर सकते हैं। अगर ये प्रॉपर हम इसकी मैनेज करें तो हमें इससे अच्छी यील्ड ले सकते हैं।